गिरकर उठना उठकर चलना है कर्म यही संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत और हार का। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्रानी जीएस एकेडमी पे। बीपीएससी घटना चक्र 2026 का सीरीज कर रहे थे हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका था और अब हम लोग कर रहे हैं संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था। और आज आपकी चौथी क्लास होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, एक बार क्विकली देख लेंगे क्या क्या देख लिया था। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मंत्री परिषद को देखा था, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद कौन चुनता है, कैसे राष्ट्रपति मंत्री परिषद चुनते हैं और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, साथ साथ में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद यानी कि लेखा एवं महानियंत्रक परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हम लोगों ने देखा। फिर वरीयता अनुक्रम देखा कि किसके बाद कौन आता है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा स्पीकर। तो अगर किसके कौन किस स्थान पर आता है, इसके प्रश्न हम लोगों ने देखे। उसके बाद लोकसभा देखा, जिसे जनता की सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। और राज्यसभा देखा, अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। उसके बाद हम लोगों ने संसदीय समितियां देखा, इसमें एक आध दो क्वेश्चन ही था, और संसदीय अधिनियम देखे। ठीक है, आज जो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे वो हमारा रहेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसको उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय भी इसको कहते हैं। देखिए, पहला सवाल कह रहा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो सिविल न्यायालय नहीं, देखिए ये आपको संघीय न्यायालय भी है, यूनियन कोर्ट भी है, ठीक है, मानव अधिकारों का संरक्षण भी करता है। हम लोगों ने देखा था, अगर आपके मूल अधिकार का कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, 5 रिट जारी कर देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ये अनुच्छेद 32 के तहत। और यही पावर 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट को भी है, उच्च न्यायालय को भी है। ठीक है, साथ साथ में संविधान का अंतिम विवेचक भी कौन है, संविधान के बारे में आखिरी सुझाव कौन देगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट ही देगा। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि आखिरी विवेचना कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है संविधान के बारे में। और सिविल न्यायालय भी है। ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में देखिए एक अधिनियम है 1956 का सर्वोच्च न्यायालय, आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की, न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956, उसमें बार बार आपको क्या होता है, संशोधन होता है। आखिरी बार 2019 में हुआ था, जिससे आपको कितने 33 आपको जज जो हो गए थे, याद रखिएगा 33 जज प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब 2026 में फिर से इसमें संशोधन हुआ है, और इसमें संशोधन हो गया, अब 38 आपको जज हो गए हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब टोटल 38 जज हो गए हैं, माफ करिएगा, मतलब 37 अन्य जज और एक सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। अच्छा, भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं अभी वर्तमान वाले, वो काफी चर्चा में रहते हैं। चर्चा में आ गए हैं, क्यों आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कॉकरोच बोल दिया था। कॉकरोच बोल दिया था किसको, आम जनता को, आम युवा को जो बेरोजगार हैं। इसके चलते कॉकरोच जनता पार्टी का निर्माण हो गया। और आप देख रहे थे जंतर मंतर पे कितना प्रोटेस्ट चला, जनजी आंदोलन हो गया था, वास्ते ने घुइयां, क्या 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 चल रहा था। लेकिन हमको ये देखना है कि 53वें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के, अभी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत है। ठीक है, सूर्यकांत है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके पहले कौन थे, इसके पहले जो 52वें थे, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी आपको पूछेगा। बी आर गवई थे, बी आर गवई थे, याद रखिएगा। और बी आर गवई जो है, ये आपको पहले बौद्ध धर्म को मानने वाले, पहले बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को मानने वाले सीजीआई हैं। और साथ साथ में ये दूसरे दलित हैं, ये भी याद रखिएगा,
दूसरे दलित हैं, दलित सीजीआई हैं, दूसरे दलित सीजीआई हैं, याद रखिएगा। जस्टिस सूर्यकांत का संबंध हरियाणा से है, हरियाणा राज्य से आते हैं, याद रखेंगे। तो बी आर गवई जो है वो आपको एक बौद्ध धर्म को मानने वाले चीफ जस्टिस थे, पहले बौद्ध सीजीआई थे। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये दूसरे दलित थे। लेकिन पहले दलित कौन थे भाई? पहले दलित आपको, पहले दलित जाति से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन, याद रखेंगे, बालाकृष्णन। तो इतनी बातें याद रखेंगे। आइए अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत का उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 124 में, 124 में आपको वर्णन है सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ठीक है, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। भारत के उच्चतम न्यायालय वर्ष 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था, ठीक है, पुराने संसद भवन में था। लेकिन अब 28 जनवरी 1950 को भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के 2 दिन के बाद उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन पुराने संसद भवन से हटा के क्या कर दिया गया, अब जहां पर है वहां पर कर दिया गया, शिफ्ट, ठीक है, नरेंद्र मंडल में हुआ। जहां 1937 से लेकर 1950 तक भारत संघ न्यायालय 12 वर्ष तक कार्यरत था। याद रखिएगा, 1937 से लेकर 1950 तक यहां तक कहां था, नरेंद्र मंडल में था, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल से पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तो हो ही गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन एक सही है, सही नहीं है पूछ रहा है, सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, बिल्कुल 1950 में ही हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का 26 जनवरी 1950 को जब संविधान आपको लागू हो गया, उसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे शुरू हो गया, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है? नहीं, ये कोर्ट मार्शल की भी सुनवाई करता है। अगर देखिए, यही गलत हो जाएगा, अगर किसी सैन्य अधिकारी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाके दरवाजा खटखटा सकता है कि मैं निर्दोष हूं, इसकी जांच की जाए। कोर्ट मार्शल समझते हैं ना, बड़े बड़े सेना में कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, बिल्कुल ये तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है। ये गलत है, इसीलिए सी आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आपको देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, भारत का जो आपको न्यायिक व्यवस्था है वो एक यूनिटरी सिस्टम है, आपको एक एकीकृत प्रणाली है, जिसमें देखिए ऐसे ट्रायंगल बना होता है, जिसमें सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद होता है हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट में ही आपको फौजदारी कोर्ट आ जाता है, सिविल कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है, सब इसी कोर्ट में आ जाता है। इसके ऊपर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के ऊपर उच्चतम न्यायालय, और सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो नीचे किसी भी अदालत पर अपना हुक्म चला सकता है, और यहां से कोई भी आपको मामला को आपको ऊपर खींच सकता है, याद रखिएगा। अगर इसको लगेगा कि फलाने सिविल कोर्ट में या फलाने हाई कोर्ट में कोई मामला है, अटका पड़ा है, उसकी अच्छी सी जांच नहीं हो, या सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायिक पूर्वालोकन करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील अंततः सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में भी की जा सकती है, याद रखिएगा इस अधिनियम को। सशस्त्र न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के चलते से अब कोर्ट मार्शल भी अगर होगा तो इसमें क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है,
आगे चलेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति क्षमता कितनी है? तो ये क्वेश्चन देखिए 1992 का है, उस समय का हमको नहीं देखना है, लेकिन हमको बस इसमें यही याद रखना है कि अधिनियम कौन सा था। अधिनियम 1956 पारित किया गया था। न्यायाधीशों की संख्या, इसमें संशोधन हो गया, 2019 में संशोधन हुआ था, जिसमें 33 जज आपको थे, और अब आपको देखिए 2019 के तहत संशोधन हुआ था, वर्तमान में 33 जज थे, लेकिन अब फिर से संशोधन हुआ है 2026 में, अब 38 जज हो चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें था 32 प्लस सीजीआई, और अब हो गया है 37 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सीजीआई। फिर वही क्वेश्चन है न्यायाधीशों की संख्या, तो इसको स्किप करेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताओगे? न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? तो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू। कॉलेजियम सिस्टम 1993 में आया था, जो एक वरिष्ठ आपको जज सिस्टम है। आइए देखेंगे थोड़ा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम पद्धति, कॉलेजियम सिस्टम की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम की पद्धति पर, उसकी अनुशंसा पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, यानी कि भारत के संविधान के महामहिम व्यक्ति ही इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, बीपीएससी 2018। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग भी अगर करेगा तो राष्ट्रपति को ही करेगा। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करते हैं, और राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। यहां तक कि हाई कोर्ट के भी न्यायाधीश राज्यपाल को अपनी मतलब रिजाइन लेटर नहीं देते हैं, वो भी आपको राष्ट्रपति को ही देते हैं। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्ति, प्रक्रिया और न्यायालय क्षेत्र का उल्लेख है। याद रखिएगा, तो 124 से लेके 147 तक किसका वर्णन है? आर्टिकल 124 से लेके 147 तक वर्णन है आपको सुप्रीम कोर्ट का। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का। और 214 से लेके 235 तक किसका है आपको? तो हाई कोर्ट का है, उच्च न्यायालय का है, हाई कोर्ट का है। याद रखिएगा, ठीक है, आगे चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की मतलब एज क्या है? सेवानिवृत्ति की एज क्या है? तो आपको 65 वर्ष है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज की सेवानिवृत्ति का उम्र कितना होता है? तो 65 साल होता है। 65 साल हो जाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष निर्धारित किया गया, जबकि उच्च न्यायालय में यह 62 है। तो हाई कोर्ट में 62 साल में आप बन सकते हैं जज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए 65 साल का होना अनिवार्य है। अच्छा, लोकसभा के लिए 25 साल अनिवार्य है। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना अनिवार्य है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। याद रखेंगे, आगे देखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो अगर 33 जज से अभी 38 जज हो गए तो उनको कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री,
संसद, राष्ट्रपति या विधि मंत्रालय। अगर हाई कोर्ट की बात करिएगा, अगर हाई कोर्ट की बात करिएगा तो हाई कोर्ट का में जज का संख्या बढ़ाने का पावर किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति डायरेक्ट हाई कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकते हैं, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करिएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका संसद, आपको याद रखिएगा, संसद से पास होके आएगा तभी राष्ट्रपति उसको बढ़ा सकते हैं। तो सी आंसर इसका संसद हो जाएगा, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, संसद हो जाएगा, संसद इसका राइट आंसर है। अब आगे चलेंगे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ज्ञातव्य है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने की आधिकारिक राष्ट्रपति के पास है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति कर सकते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में संसद करता है, याद रखेंगे, संसद। ठीक है, आगे चलेंगे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 2023 का है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजीआई करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। और चलिए ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में 5 सदस्यीय निकाय होते हैं जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 4 अन्य जज होते हैं। ठीक है, अगला, संसद के विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया था। उसके अगला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। बिल्कुल ही सही है। ठीक है, और कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश पीएन भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले से उपलब्ध में की गई थी। देखिए ये गलत हो जाएगा, संसद के विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया था, ये नहीं हुआ था। 1993 में ही कॉलेजियम सिस्टम चालू हुआ था। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। 1 और 3, 1 और 3, अच्छा ठीक, केवल एक है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2, 1 और 2 तो ये भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत, बी भी गलत। 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4 नहीं, एक तो सही है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 सही है, ये एक सही है और 3 सही है। हालांकि 4 भी सही है लेकिन इसमें पीएन भगवती की जो है इनके जगह कोई और होंगे, लेकिन 1993 में कॉलेजियन सिस्टम की शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। आइए पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली एक 5 संसदीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा न्यायाधीश सीजीआई करते हैं और इसमें कार्यरत 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अब हमारा करेक्ट हो गया। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना संसद में नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुआ था। चलिए ठीक है हमारा, ठीक है, जो हम किए ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो कॉलेजियम प्रणाली सर्वोच्च न्यायालय से है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र ये भी है, मूल अधिकार क्षेत्र ये भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉलेजियम पद्धति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्थानांतरण प्रणाली है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निकायों के माध्यम से विकसित हुई पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम का नेतृत्व विधित हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की मूल या आरंभिक आधिकारिकता शक्ति का वर्णन है।
वहीं अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार एक से अधिक विकल्प क्या है, सत्य है। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ यह है कि, अगला सवाल कह रहा है, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर ए, को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त होता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों का संरोचन कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या है। अच्छा ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ क्या होता है कि राज्य किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। जैसे 3 तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो अवैध घोषित कर दिया, और मतलब कोई भी कानून अगर बनाया जाएगा संसद के द्वारा, आपको छोटे छोटे आपको राज्यों द्वारा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन करता है, उसके प्रस्तावना के, उसके मूल ढांचे में छेड़छाड़ करता है, तो कोई भी कानून को क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर सकता है, रद्द कर सकता है। उसी को कहते हैं न्यायिक पूर्वालोकन। न्यायिक पूर्वालोकन का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। देखिए पढ़ेंगे, न्यायिक पूर्वालोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिकता न्यायिक पूर्वालोकन कहलाती है, याद रखेंगे। आगे, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर। न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान पर, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए परंपरा पर तो आधारित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर भी आधारित है, संविधान पर भी। तो ई आंसर हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो न्यायिक प्रणाली है संविधान पर भी आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर भी आधारित है, परंपरा पर भी आधारित है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, भारत की न्याय प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? देखिए एएस आनंद एक चर्चित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ठीक है, इतना हम लोग सब जानते हैं। 1990 के अंत में तो भारत के चीफ जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एएस आनंद। न्यायमूर्ति आदर्श सेन आनंद एएस आनंद के नाम से प्रचलित 1990 के अंत में भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? संविधान सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार की बात कर रहा है। जो सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल अधिकार है उसको कौन आपको परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 131 131 याद रखिएगा, अनुच्छेद 131। ठीक है, जिसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिकता ओरिजिनल जुरिडिक्शन को परिभाषित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार और एक अधिक राज्य के बीच एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के दूसरी ओर एक अधिक राज्य अन्य राज्य के बीच या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विधि का या तथ्य कोई ऐसा प्रश्न अर्थलंबित हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक प्रारंभिक अधिकारिकता होगा। कहने का मतलब है कि अगर संघ के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में अनबन हो जाए
या किसी राज्य के बीच में अनबन हो जाए, तो जब वैसे केस में बात किसका सुना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का सुना जाएगा। और ये कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है, तो अनुच्छेद 131 बताता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक है, कई बार पूछा है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये इसका क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। सुप्रीम कोर्ट बनाया ही इसलिए गया है कि अगर देखिए भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जानते हैं राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, तो कई बार कुछ कुछ विषयों में अनबन हो जाता है, तू मैं हो जाता है, डेडलॉक की स्थिति बन जाती है, राज्य एक राज्य दूसरे राज्य पर केस करने लगते हैं, तो ये इसका सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि उसमें बात किसका सुना जाएगा, निर्णय कौन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट देगा। आगे देखेंगे, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार क्या है, का आधार है कानून की उचित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का शासन, संसद द्वारा स्थापित प्रक्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आइए पढ़ लेते हैं। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई या नहीं, तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं करती है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। कॉलेजियन प्रणाली का भी है, अपीलीय क्षेत्राधिकार का भी है, मूल अधिकार का भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन ब्रो। आगे चलेंगे, चलिए वही है, वही चीज लिखा हुआ है। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग। भारत में गवर्नर, जैसे राष्ट्रपति के पास पावर होता है पूरे देश को चलाने की, वैसे राज्य के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल होते हैं। देखिए अब राज्यपाल को पढ़ लेंगे। बहुत जल्द पॉलिटी खत्म हो रहा है और इधर आपका ज्योग्राफी चलता रहेगा, लेकिन उसके बीच में ल्यूसेंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। ये तो थोड़ा सा आपको क्या होता है ना कि बीपीएससी ओरिएंटेड है, लेकिन ल्यूसेंट जब हम लोग शुरू करेंगे तो आप सब लोग जुड़ना मत भूलिएगा। ल्यूसेंट का ऐसा आप लोग को क्लास कराया जाएगा मजेदार ढंग से, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। किसी भी राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य का के कार्यपालिका की शक्ति, देखिए अनुच्छेद 53 में हम लोग पढ़े थे ना कि आपको केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है किसमें निहित होती है, तो प्रेसिडेंट में याद रखिएगा। और उसी तरह किसी भी राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में होती है, याद रखिएगा। जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, खुद भी कर सकता है या अपने नीचे के अधिकारी द्वारा करता है। आगे, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, तो किसी भी राज्य का राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी राइट आंसर। आगे देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा होती है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में
के अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य के कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद आपको 153 से लेके 167 तक किसका चर्चा है? राज्यपाल का, राज्य के मंत्रिपरिषद का, महाधिवक्ता का, ठीक है, राज्य के चीफ मिनिस्टर का चर्चा है। और अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे राज्यपाल तो वो कभी भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को दे या महोदया को दे सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, कौन करेंगे भाई? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जम्मू कश्मीर का देखिए सिस्टम हट चुका है। अब जम्मू कश्मीर क्या बन चुका है? अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इस क्वेश्चन को अवॉइड करिए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे उपराज्यपाल का प्रावधान है, वही लिखा हुआ है। 2019 के बाद 2019 से जम्मू कश्मीर को दो संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। अब यहाँ पर क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं। प्रावधान किया गया जिसकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। और बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी अगर यूनियन टेरिटरी जहां मुख्यमंत्री होता है, जहां विधायिका, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होगा उसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है। तो यूनियन टेरिटरी में अगर मुख्यमंत्री है तो वहां की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? निम्नलिखित जोड़ा पर विचार करिए। विचार करिए तो अच्छा, ये पूछे हुए है आपको। देखिए उस समय का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का। उस समय का क्वेश्चन है आपको, सत्यपाल मलिक, फागू चौहान जैसे बिहार के थे, बिहार से भी पहले कहीं कहीं और के होंगे, उस समय का है। उस समय कौन राज्यपाल किस राज्य के थे, उस समय का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप इग्नोर करिए। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र में आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष निर्देश किया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। भी देखिए आंसर गलत है, देख लेते हैं, इसको पढ़ लेंगे। बीपीएससी का एक प्रॉब्लम है दोस्तों, मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत। कमाई का जरिया है, क्या करिएगा। देखिए फिर से यहाँ गलत क्वेश्चन। हालांकि हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को व्याख्या पढ़ लेना है। पढ़ लेते हैं ये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के 1 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन का प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे आहूत करेगा। अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर सदन या किसी भी सदन का सत्रावासन तथा विधानसभा का विघटन कर सकता है, याद रखिएगा। तो राज्यपाल को एक पावर है, 174A के तहत राज्यपाल किसी भी प्रत्येक सदन के समय उसको बुला सकते हैं। किसी भी सदन को आहूत करना मतलब बुलाना। कौन बुलाएंगे? विधानसभा को कौन बुलाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल महोदय बुलाते हैं, अनुच्छेद 174 का 1। और राज्यपाल ही इसका विघटन कर देंगे। विघटन मतलब इसको मतलब समाप्त कर देना, विघटन कर देंगे 174 का 2। ठीक है, ये याद रखिएगा। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? देखिए इसमें ऑप्शन गलत है। 3 महीना, कोई समय सीमा नहीं, 1 महीना या 2 महीना। तो आंसर सी होना चाहिए, कभी भी लौटा सकता है। ठीक है, कभी भी इसको लौटा सकता है। ये पढ़ लेते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परंतु के तहत राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र किसी साधारण विधेयक, धन विधेयक को छोड़ के संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। मतलब धन विधेयक को छोड़ के किसी भी साधारण विधेयक को राज्यपाल क्या करेंगे, अपने पुनर्विचार करने के लिए वो बिल को लौटा सकते हैं। ठीक है, तुरंत लौटा सकते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपालों को स्वतंत्र विवेक के बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के अनुसार समयबद्ध तरीके से राज्य विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसके आगे राज्य के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, राज्य के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद, इसके आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो D4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 4, केवल 4। मंत्रिमंडल में क्या क्या होता है? अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यों की विधायिका 3 चीज से मिलकर बनी होती है। जैसे केंद्र की विधायिका जो बनी होती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, वैसे ही आपको राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां पर विधान परिषद अस्तित्व में है, जैसे बिहार में है। ठीक है, 6 राज्यों में है विधान परिषद। अगला सवाल देखेंगे, भारत में राज्य विधान पालिकाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन कहाँ क्या है? विधान परिषद है उच्च सदन, विधान परिषद उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन है। जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होता है, जैसे राज्यसभा आपको उच्च सदन होती है, वैसे ही विधान परिषद उच्च सदन होती है। ठीक है, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका, विधानमंडल एक सदनीय या 2 सदनीय होगी, एक सदनीय भी होगी, 2 सदनीय भी होगी। द्विसदनीय मंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद, विधान परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन होगा। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? देखिए, विधानसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय तीनों में 60-60 है। हिमाचल प्रदेश में 67 की 68 है, याद रखिएगा 68 है। तो अधिक किसकी हो जाएगी? बी, हिमाचल प्रदेश की ज्यादा हो जाएगी। आइए पढ़ लेते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 के तहत राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 होती है और न्यूनतम संख्या 60 होती है, मतलब 60 से कम नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम देखिए आपको सिक्किम में 32 ही है, अपवाद इसका सिक्किम है। सिक्किम में मात्र 32 विधानसभा की सीट है, मात्र 32। ठीक है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, हिमाचल प्रदेश 68। अतः विकल्प सी राइट आंसर। राज्य विधान परिषद के अगला सवाल, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? अच्छा, देखिए स्थानीय निकाय और पंचायतों के सदस्य से चुने जाते हैं, शिक्षक भी चुने जाते हैं, स्नातक भी चुने जाते हैं, उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। एमएलसी की बात कर रहा है, तो एमएलसी में देखिए क्या होता है, मनोनीत सदस्य जो होता है ना, उसकी प्रक्रिया है। संविधान में देखिए क्या है, अनुच्छेद 171 के 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख दिया है। ठीक है, जिसमें 1/3 सदस्य जो होता है स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष मतलब स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और
और 1/12 सदस्य को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हो उससे चुनेंगे। मतलब 3 साल का शिक्षक हो, 3 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल से पहले ग्रेजुएट हो, या 3 साल के स्थानीय निकायों में हो। तो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर पर नहीं होना चाहिए। मतलब माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल का टीचर होना चाहिए 9-10 का। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्य द्वारा तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निम्नांकित किया जाता है। उद्योगपति को इसमें नहीं चुना जाता है। भारत के किसी भी राज्य के विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो 500। कितने सदस्य होते हैं अधिकतम? तो 500 सदस्य होते हैं अधिकतम। ठीक है, आगे देखिएगा। भारतीय विधानसभा के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सी विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो 170 हो जाएगा। देखिए यहां ऊपर लिखा भी है, भारतीय संविधान में निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो अनुच्छेद 170 से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, केंद्रीय संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो राष्ट्रपति द्वारा आपको किसके? राज्यपाल की अनुशंसा पर विधान परिषद की संरचना एवं विघटन नहीं, केंद्रीय संसद द्वारा हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय संसद द्वारा विधान परिषद की संरचना। अच्छा, किसी भी राज्य में, जैसे मान लीजिए, जैसे किसी भी राज्य में आपको विधान परिषद करना है, लाना है, जहां पे विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, तो वो संसद करती है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 169 के ए के तहत, अनुच्छेद 169 के ए के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद संरचना या विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य की विधानसभा में कुल सदस्य की संख्या से बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाली सदस्य की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया गया हो। अगर किसी विधानसभा में 2/3 बहुमत से ये पारित कर दिया जाए कि हमें क्या कहते हैं, चाहिए विधान परिषद चाहिए, तब जाके क्या होगा, तब जाके संसद क्या करेगी, तो इसको अलाउ कर देगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी वर्तमान में देखिए 6 राज्य में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार, याद रखिएगा 6 राज्यों में है। तो इसमें से देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित विधान परिषद है, तो किसमें है? केरल में नहीं है, हिमाचल में नहीं है, केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बिहार में है। बिहार में है तो केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। इसी 6 राज्य में विधान परिषद है। बाकी सब जगह क्या है? एक सदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था मात्र इस 6 राज्यों में है। और जहां ये द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधान परिषद जो होता है एमएलसी बनता है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसको आपको विधायक कहते हैं, एमएलसी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये आपको उच्च सदन होता है, उच्च सदन होता है, यानी कि कभी भंग नहीं होने वाली, कभी भंग ना होने वाली सदन, जैसे आपको राज्यसभा है उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद से त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए किसको? तो लोकसभा का स्पीकर त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को। उसी तरह राज्य का विधानसभा का स्पीकर किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, उपाध्यक्ष को ही देगा, याद रखेंगे।
देखिए, राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? एकदम सेम संसद वाला पलटते चलिएगा। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, 164 के 2 के तहत विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री भी अगर पूछेगा तो मुख्यमंत्री भी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी भी सदन का हो सकता है, लेकिन जनरली वो विधानसभा के सदन का होता है। लोक दल का मतलब नेता, चुना हुआ नेता। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र, हाँ देखिए बताए थे ना आपको, केंद्र प्रशासित प्रदेश जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री है। दिल्ली की कौन मुख्यमंत्री है? अभी रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता आपको देखिए पूछ लिया था, केमा बार सीएम बनी थी यूपी के एग्जाम में। तो चौथी महिला चीफ मिनिस्टर हैं, चौथी महिला चीफ मिनिस्टर हैं। कैसे कैसे? तो पहली आपको याद रखिएगा सुषमा स्वराज। सुषमा सुषमा स्वराज के बाद बनी थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित के बाद आतिशी बनी थी, और आतिशी के बाद बनी है आपको रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या पूछ रहा है? केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ठीक है, मिटा दें, थोड़ा सा साफ साफ आप लोगों को चाहिए एकदम। तो केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री को कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य विधायिका की कार्यवाही में के बारे में क्या सत्य है? राज्य की विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, आइए पढ़ते हैं। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है। गलत, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है। महाधिवक्ता जो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, वो किसी भी मतलब अपने सदन में जा सकता है, एमएलसी वाले सदन में भी, जहां अगर है तो, अगर नहीं है तो विधानसभा में जा सकता, बैठ सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं ना। ठीक है, आगे देखिएगा। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण की चर्चा कर सकता है। यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकता है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी उच्च न्यायालय के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकता है विधायिका, किसी भी विधायक की कार्यवाही में। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर, किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न किए, नहीं ये भी गलत है। तो क्या सत्य है ये पूछ रहा है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। विधायिका के कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा अथवा हिंदी अथवा इंग्लिश में होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। राज्य की कार्यवाही क्या होगा? जो सरकारी भाषा है या तो इंग्लिश में होगी या तो हिंदी में होगी, या कोई सरकारी भाषा है उसमें होगी। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 के 1 के तहत यह व्यवस्था करता है किसी राज्य की विधायिका में कार्य राज्य की राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषाओं में से हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अतः कथन एक सत्य है। ठीक है, अनुच्छेद 177 के तहत राज्य की विधायिका की कार्यवाही में महाधिवक्ता भाग तो ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। 211 के अनुसार राज्य की विधायिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए गए उसके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब अगर कोई हाई कोर्ट में मान लीजिए कोई आदेश पारित हुआ तो विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ये कह रहा है। और अनुच्छेद 212 के तहत राज्य की विधायिका की कार्यवाही के दौरान किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट और आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको पढ़ते हैं, देख लेते हैं।
इसको पढ़ते हैं। 49 मिनट हो गया ना, चलिए अब इसको जल्दी से खत्म कर लेंगे, ज्यादा है नहीं। चलिए इसका पहला प्रश्न देखेंगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं सब कुछ। तो राष्ट्रपति के पास डायरेक्ट पावर है, सुप्रीम कोर्ट में संसद के पास पावर है, लेकिन आपको हाई कोर्ट में डायरेक्ट राष्ट्रपति नंबर ऑफ जज यानी कि न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। प्रश्नागत विकल्पों में से राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और एक ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। अगला सवाल कह रहा है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको त्याग पत्र संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या राज्य के राज्यपाल को। तो राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, कोई भी हाई कोर्ट का भी अगर जज है तो आपको गवर्नर को आपका त्याग पत्र नहीं दे सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। इसके पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र पर अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 217 ए के साथ ही उसे सिद्ध या कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित और मतदान करने वाले हो 2/3 बहुमत द्वारा स्थापित करना होगा। मतलब समझिए कि इनको दे सकते हैं राज्य प्रेसिडेंट को अपना। ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में यह फैसला दिया गया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक होना गैर कानूनी है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 तलाक का मामला आया था, 3 तलाक का मामला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रहमतुल्ला और खातून निशा बगाम, रहमतुल्ला और खातून निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि यह विधि के उपबंधों के विफल करने के उद्देश्य से एक ऐसे बैठक में 3 बार तलाक कहकर दिए जाने वाला तलाक जो है वह गैर कानूनी है। ठीक है, रहमतुल्ला और खातून निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। आगे देखेंगे, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? अब देखिए, मतलब कौन सा हाई कोर्ट एक से ज्यादा यूटी और या स्टेट के लिए है। तो आपको देखिए, जो मुंबई है, मुंबई में आपको गोवा भी आता है। मुंबई का जो हेड आपको हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसमें गोवा भी आता है, दमन और द्वीप भी आता है, दमन द्वीप भी आता है। ठीक है, और गुवाहाटी वाला भी जो है, असम का जो गुवाहाटी है, इसमें भी 2-3 आता है। ठीक है, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। देखिए पढ़ लेंगे, गुवाहाटी वाला जो है, गुवाहाटी तथा बंबई उच्च न्यायालय में से एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसके क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। जबकि बंबई वाला जो है महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली, दादर नगर हवेली का भी मुंबई में ही है, और गोवा वाला भी मुंबई में ही है। बाबरी, अगला सवाल, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, वो कैसा है, किस प्रकार का है? तो वो टाइटल सूट का है, याद रखिएगा। स्वामित्व, ये सत्ता स्वाधिकार मुकदमा है। ये स्वतत्वाधिकार मुकदमा है। ये एक टाइटल सूट है। ठीक है, टाइटल सूट है, याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में देखेंगे। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की संतुष्टि के आधार दिया गया था,
उसको अपनाया गया था। तो सरकारिया आयोग जो है 1983 में, सरकारिया आयोग जो है किसके लिए है, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो सरकारिया आयोग उसके लिए लाया गया था, और 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरकारिया आयोग देखिए पढ़ेंगे, जिसे केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए गठित किया गया था। 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसआर सरकारिया के अध्यक्ष में यह 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। तो इसका गठन पूछ रहा था 1983 में। ठीक है, अगला, नहीं गठन नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था जी, प्रतिवेदन कब जमा किया था, देखिए गलत हो जाता अभी। 1987 में इसका प्रतिवेदन हुआ था। ठीक है, इसको प्रतिवेदन इसका जमा किया गया था कब, 1987 में, लेकिन इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था आपको 1983 में। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण किया जा सकता है। सभी राज्यों की सहमति से, राज्य की बहुमत की सहमति द्वारा, संबंधित राज्य की सहमति से, या राज्य की सहमति के बिना। अंतरराष्ट्रीय संधियों के लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी हिस्से पर संपूर्ण भारत के लिए कानून निर्माण, किसी राज्य के सहमति के बिना संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी सूची को समवर्ती सूची में डाल सकती है, किसी भी समवर्ती सूची को उठा के राज्य केंद्र सूची में भी डाल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को भारत की किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, बिना किसी बहुमत के। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे आपात उपबंध, यानी कि आपातकाल, यानी कि इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है हम लोग भारत के संविधान में कहां से उठाए हैं, तो ये जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से, जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं, वाइमर संविधान से लिए हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा अनुच्छेद है, 352 है, 352 देखिए, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, और 356 है राज्यों में आपातकाल, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी यानी कि आपको वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वही चीज लिखा हुआ है, देखिए पढ़ लीजिएगा, लंबा चौड़ा है तो पढ़ ही लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर संशोधन अधिनियम 1980 को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। देखिए पहले क्या था ना, एक आंतरिक अशांति थी, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति अगर कहीं होती है तो क्या होता था, इमरजेंसी लग जाता था। तो 1975 में यही लगा के इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था। लेकिन आपको 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, जो उस समय मोरारजी देसाई के समय क्या हुआ, आपको ये आपको आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया।
कि मतलब कि अगर देश के किसी भूभाग में आंतरिक अशांति तब हो कि जब कोई शस्त्र लेके, जैसे मान लीजिए अभी अशांति फैला हुआ था दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो इमरजेंसी नहीं लग सकता है। इमरजेंसी तभी लगता है जब वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो हथियार लेकर जाते, तब जाके इमरजेंसी लग सकता था। ठीक है। अनुच्छेद 355 में संघ या का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के प्रत्येक राज्य की रक्षा की और प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा संविधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें उस राज्य के शासन का संविधान उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उसमें क्या करता है, आपको 356 के तहत, देखिए अगर गवर्नर सुझाव दे, राज्यपाल अगर सुझाव दे कि बिहार में जो है सैयद अता हसनैन जो अगर बोल दे कि बिहार में जो है संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, तो द्रौपदी मुर्मू जी क्या करेंगे, बिहार में आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल लगा देंगी। ठीक है, इमरजेंसी लगा देंगी। और 360 जो है वित्तीय आपात है, अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। बिहार में 8 बार से ज्यादा इमरजेंसी लग चुकी है। वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, घोषणा नहीं हुई है। जब देश की मुद्रा संकट में होती है तब ऐसा होता है, अभी तक वैसा जरूरत नहीं पड़ा है। ऐसा अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो ये इतना खतरनाक होता है कि आपके बैंक में पड़े पैसे 90% फ्रीज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपया है तो 90,000 रुपया आप निकाल नहीं पाइएगा, उतना खतरनाक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित में से सभी। तो ऊपर वर्णित में से सभी, ये तीनों कारण से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल 356 लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, आपातकाल की घोषणा से संबंधित है 352, 356 और 360। 360, 356 और 352। ठीक है, ये गलती है। आगे देखेंगे, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो गवर्नर की सलाह पर। ठीक है, आर्टिकल 356। किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है, राष्ट्रपति राज्य, पहला देखिए, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामले के संबंध में सेवारत सभी किसी भी वर्ग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ते कम करने को आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का आवश्यक नहीं है। थोड़ा सा देखिए, बहुत पेचीदा क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट यही पढ़ लेते हैं क्या। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। अनुच्छेद 360 का 4 के उपबंध 1 का अ के तहत राष्ट्रपति राज्यों को मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी भी वर्गों के कर्मचारी के वेतन और भत्ते को कम कर सकती है, कम करने का आदेश दे सकती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी का वेतन या भत्ता कम कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 के 4 के उपबंध 5 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ साथ संघ मामले के संबंध किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते कम कर सकती है। मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी आपको कम हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ किए जा सकते हैं। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है जबकि कथन 2 गलत है। चलिए, प्राथमिकता आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, कितने, तो 6 महीना के लिए, 6 मंथ के लिए सीमित की जा सकती है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीना के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद संसद में पुनर्विचार होता है। अब देखिए, हम लोग को पढ़ना है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन
फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत आता है, 280 के तहत आता है, 280। चलिए देखिएगा, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया गया था, बिल्कुल। और ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों प्रकृति को में केवल सलाहकारी है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, नहीं 1951 में किया गया था। पहला वित्त आयोग कब आया था? 1951 में। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 4 गलत हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 280 के तहत ये क्या है? प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आने वाला पूर्व राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग गठन किया गया एक वित्त आयोग। अतः एक संवैधानिक संस्थान है, एक निकाय नहीं है, एक संस्थान है, ठीक है। ये देखिए, वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच में कर का बंटवारा करता है, यानी कि टैक्सों का बंटवारा करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1951 में ये शुरू किया गया था। 15वें वित्त आयोग जो थे एनके सिंह थे, एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग को कौन की नियुक्ति कौन करता है? इसमें 4 सदस्य भी होते हैं, याद रखिएगा, और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और एनके सिंह 15वें थे, तो 16वें जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। आगे चलिएगा, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग आता है? तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र और स्वशासित, नहीं तो बी आंसर हो जाएगा। राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का बंटवारा, कर का बंटवारा करता है वित्त आयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्माण करता है? तो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति ही वित्त आयोग का निर्माण करता है, याद रखिएगा। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी इसका वर्क क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारा, संघ और राज्य सरकारों के मंत्रालय को निधि का आवंटन करना, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में परामर्श देना, वार्षिक बजट तैयार करना। तो संघ और राज्य सरकार के मंत्रालयों को निधि का आवंटन करना, ठीक है। राजस्व का बंटवारा, ए हो जाएगा राइट आंसर। निधि का आवंटन नहीं करता है ये कर का बंटवारा करता है, ठीक है। कर का बंटवारा करता है, ठीक है। देखिए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? संघ और राज्य के बीच कर का बंटवारा करना, ठीक है। आगे चलिएगा, 12वें वित्त आयोग कौन थे? 12वें वित्त आयोग कौन थे भाई? 12वें वित्त आयोग थे आपको, 15वें थे एनके सिंह, 12वें वित्त आयोग थे आपको रंगाराजन, डीसी रंगाराजन, डीसी रंगाराजन जो थे 12वें वित्त आयोग थे, ठीक है। अब पहले वित्त आयोग आपसे पूछ लेगा प्रथम वित्त आयोग कौन थे? तो केसी नियोगी थे, केसी नियोगी, नियोगी याद रखिएगा, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग थे। 1951 में पहला वित्त आयोग बना था, पहला फाइनेंस कमीशन बना था। चलिए, 15वें वित्त आयोग कौन हो जाएंगे आपको? 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है पूछ रहा है। ओ, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? अजय नारायण झा नहीं होंगे, पिछले बार का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस बार का याद रखना है। 16वें वित्त आयोग का आपको देखिए याद रखना है कौन कौन सा सदस्य है 16वें वित्त आयोग में। एनी जॉर्ज मैथ्यूज पहले, मनोज पांडा दूसरे, डॉक्टर सौम्या कांति घोष तीसरे, और टीबी रविशंकर चौथे। तो 4 सदस्य हैं, याद रखिएगा, टीबी रविशंकर, सौम्या कांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार पूछा है। अब इसके आगे चलेंगे, योजना आयोग या नीति आयोग। योजना आयोग और नीति आयोग, देखिए योजना आयोग के जगह पे ही अब नीति आयोग आ गया। कब से आ गया आपको? 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आया आपको। नीति आयोग, नीति आयोग किसकी जगह पर आया? योजना आयोग के जगह पर आया।
नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं, इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। अच्छा, इसके जो उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष पहले थे सुमन बेरी। सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष थे। अब इसके उपाध्यक्ष जो हो गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अशोक लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी, ठीक है, लाहिड़ी इसके अध्यक्ष हो गए हैं। और निधि छिब्बर सीईओ हैं। सीईओ जो हो जाएंगी निधि छिब्बर हो जाएंगी। ठीक है, देख लीजिएगा। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1951 में। 16 मार्च 1951 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। योजना आयोग एक क्या है? एक परामर्श देने वाली संस्था है। ये एक क्या है? थिंक टैंक है। ये एक थिंक टैंक है। योजना थिंक टैंक है, परामर्श देती है जिससे देश का विकास हो सके। ठीक है, आगे चलिएगा। भारत का योजना आयोग है एक सलाहकारी बोर्ड। एक क्या है? सलाहकारी बोर्ड है। ठीक है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग, परामर्शी संस्थान। ठीक है, वही क्वेश्चन है सब। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। 1951 में योजना आयोग एक क्या है? एक आपको गैर संवैधानिक निकाय है। एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1951 में। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। नीति आयोग, अच्छा फुल फॉर्म पूछ रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। तो ये था आपका आज का सेशन। अगले सेशन में फिर हम लोग चुनाव आयोग से देखेंगे। तो ये था आपका पॉलिटी का आज का सेशन। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके एक लाइक से ही हमें सहानुभूति मिलती है और आगे आपके लिए हमेशा फ्री में कंटेंट बनाते रहने की हिम्मत, ताकत भी मिलती है। मिलेंगे फिर किसी और सेशन में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।